जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे शो पर मौजूद हैं अभिषेक तिवारी। द अभिषेक तिवारी शो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बेहतरीन इलेक्शन और पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ देशवासियों तक पहुंचाते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार अंबर, राम राम। और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। राम राम, बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। अभिषेक जी, अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव है और बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। और बीजेपी और टीएमसी के बीच जो चुनावी घमासान है बहुत ज्यादा तेज होता जा रहा है। ईडी की रेड आईपैक पे हुई और फिर उसके बाद जो कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां पर समर्थकों की भारी भीड़ की वजह से जज साहिबा को भी जाना पड़ गया। जिस तरह से सिचुएशन बनती जा रही है वेस्ट बंगाल में, एसआईआर हुई और ममता दीदी भी काफी आक्रामक नजर आ रही हैं। क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं वेस्ट बंगाल के? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का ये मूव, आई डोंट नो कि अमित शाह जी और मोदी जी ने एक्सपेक्ट किया था या नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था। आपको याद होगा, ऐसे ही सीबीआई एक बार वहां के कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पूछताछ के लिए इंटरोगेट करने गई थी। 2 दिन तक वहां पे हैवी ड्रामा चला था। ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी। लिटरली सीबीआई को अरेस्ट कर लिया था। तो इस बार मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं, जो कोई चैनल अभी आपको बताएगा नहीं। जब प्रतीक के जैन के घर पर रेड पड़ रही थी, उसी टाइम आईपैक के ऑफिस में भी रेड पड़ रही थी, एकदम एक साथ। तो जो आईपैक का एक एम्प्लॉय है, उसने जब ईडी के लोगों को आते देखा तो फोन किया प्रतीक के घर पे, प्रतीक जैन के घर पे। तो प्रतीक जैन का फोन नहीं उठा। तो फिर उसने ममता बनर्जी के किसी एक एसेट को फोन किया जिसे वो जानता था। उसने ममता बनर्जी को फोन किया। ममता बनर्जी सारे काम छोड़ करके सीधे प्रतीक के घर निकल पड़ी। तो जहां पे वो घर है, तो वो घर नहीं जानती थी। तो उन्होंने ये बोला कि प्रतीक बाड़ी को था, कि प्रतीक का ये बाड़ी घर कहां पर है। और वो, जब आप जानती है कि पीएमएलए के अंदर जब रेड हो रही होती तो बाहर से भी कोई अंदर आ नहीं सकता, लेकिन वो सीएम थी, पूरी पुलिस फोर्स के साथ निकली, सारा एविडेंस कलेक्ट किया और सीधे बाहर निकली। इन बिटवीन प्रतीक से, उनकी पत्नी से, उनके बच्चों से बात की। सो इस बैटल में आप मीम चाहे जो बना लो, अब 2 फैक्टर है वो मैं बता रहा हूं। पहला फैक्टर ये है कि अब ममता बनर्जी पर क्रिमिनल केस चलेगा, वो फंसी। क्योंकि पीएमएलए के अंदर अगर सबूत को आप नष्ट करती हैं तो वो एक अलग ऑफेंस होता है। लेकिन कलकत्ता पुलिस तो एफआईआर रजिस्टर करेगी नहीं। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप जाओ, कोर्ट जाओ और कोर्ट से परमिशन लेके आओ। तो कोर्ट के अंदर आपने ड्रामा देखा। अब ममता बनर्जी ने जल्दी में अपनी चाल तो चल दी, पर एक हिंदी में कहावत है ना कि डैन को घर का रास्ता दिखा दिया है। 2 पॉइंट आप समझिए, 2 पॉइंट आप समझिए। आईपैक पर, चूंकि आईपैक उस समय तक टीएमसी का तो कोई उसके साथ लेना देना ऑफिशियली था नहीं। आईपैक तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी की कंसल्टेंट है। ये तो सिर्फ उसी पर जा रहे थे कि भाई कोल स्कैम का हवाला वगैरह का पैसा है। लेकिन एक बात और है जो लोग कह रहे हैं, जो ये घोस्ट वोटर्स हैं, 1 करोड़ 67 लाख 67 लैक्स, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं भरे गए थे। और लगभग 4000 आईपैक ने वॉलंटियर तैयार कराए थे एसआईआर प्रक्रिया में ममता बनर्जी की पार्टी को ये करने के लिए। तो असल खेल अब वहां है। क्या ये फेक वोटर कार्ड बनवाने में मदद करने में आईपैक का साठगांठ है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस केस हो जाएगा। इसमें ईडी के अलावे टेक्निकलिटी आप देखिए, अब सीबीआई भी इन्वॉल्व हो गई। तो ऐसा लगता है टेक्निकली कि अपने लोगों के को, अपने कैडर को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से वो बंगाल के सड़कों पर उतरी, ये सारी बातें ममता दीदी ने करी। टेक्निकली ये लगता है कि ममता बनर्जी ने अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड किया है, दिखाया है और बहुत क्विक मूव किया है। लेकिन अगर आप इसके अंदर जाइएगा इस पूरे कहानी में, तो मुझे लगता है कि एक नई मुसीबत अब जो इंतजार करेगी आईपैक के लिए और इनके लिए। अगर उनके पास कुछ और ड्राइव और कुछ फोटोग्राफ और इन लोगों ने कुछ रख रखे होंगे,
क्योंकि अब अगर सबूत 15 दिन बाद कोर्ट खोल के देता भी है तो वही पेन ड्राइव, इतना तो है नहीं कि वही पेन ड्राइव, वही कागज, वही फाइल ममता बनर्जी वापस करेगी, ऐसा तो है नहीं। अब यहां पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि मोदी जी राष्ट्रपति शासन के लिए जाएं, कई मौके आए, कई चीजें हुई, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, तो मैं मानता हूं कि मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी। ममता बनर्जी के इस एक्शन से वो लोग अचानक से राजनीति में दूध के धुले तो नहीं, लेकिन राजनीति में उनको नमन करने का मन करेगा कि लालू प्रसाद यादव के घर पे सीबीआई की रेड हुई थी, ये सब हुई थी, उन्होंने इस प्रकार से सेंटर की एजेंसी के साथ नहीं किया। केजरीवाल की तो पूरी कैबिनेट जेल में गई यार, ईडी सीबीआई सब पीछे लगे रहे, लेकिन केजरीवाल ने भी ऐसा नहीं किया। ये बात और है कि मैंने सुना था कि योगेंद्र यादव को और प्रशांत भूषण को भले बाउंसर से बुलवा के पिटवा दिया, तो ये नई काम बात कर बोलने वाली थी कि ममता दीदी तो केजरीवाल की भी नानी निकले। हाँ, तो आप देखो, और स्टालिन से लेकर के कविता, ईडी का बहुत रेड हुआ, लेकिन अगर मोदी सरकार ने अपना स्ट्रांग रुख नहीं दिखाया तो आने वाले समय में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, कोई भी XYZ, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कोई भी XYZ चीफ मिनिस्टर अगर कभी भविष्य में फंसता है और इस प्रकार का रुख अपनाता है तो फिर उसकी दोषी कहीं ना कहीं मोदी सरकार होगी। तो यहां पर मेरे हिसाब से टेक्निकली 1-0 में ममता बनर्जी अहेड चल रही है, लेकिन एक टेक है यहां पर, अगर मोदी सरकार प्रॉपर ढंग से वोटिंग कराने में कामयाब हो गई और ये SIR के आंकड़े 1 करोड़ तक बढ़ के पहुंच गए नाम कटने को लेकर के, तब ममता बनर्जी के लिए बड़ी टफ बैटल हो जाएगी। आसान बैटल नहीं है ये, बैटल बहुत दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। ममता बनर्जी ने कल कहा कि बंगाल की भी लड़ाई जीतेंगे और दिल्ली में मोदी को हराएंगे। अमित शाह के अहम को चोट पहुंची होगी, दो ईडी अमित शाह के अंदर नहीं आता, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अंबर जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी एक लेडी ही बैठी हुई है, तो मैं जितना निर्मला मैम को जानता हूं, शांत बहुत है, भगवान के प्रति आस्था विश्वास बहुत रखती हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये चीजें है बहुत अग्रेसिव। तो ये मामला मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 दिनों में शांत होने वाला है। बंगाल की लड़ाई आपने सही कहा कि सड़क पर आ चुकी है और सड़क की लड़ाई वही जीतेगा, यहां सोशल मीडिया का नैरेटिव काम नहीं करेगा। हालांकि मेरी एक दिल्ली पुलिस और मोदी जी से शिकायत है, नया नवेला निकाह किया था महुआ मोहित्रा ने, कम से कम जिस प्रकार से उठाया उसको कंडेम करता हूं मैं, डोली वोली भिजवा के उठवाना था। हाँ, ये बात है, थोड़ा-सा नई दुल्हन को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अभिषेक जी, एक बात तो ये है कि ममता दीदी और जो उनके समर्थक हैं, वो एक नैरेटिव बिल्डिंग जिस तरह से करते हैं कि ईडी को इस तरह से इस्तेमाल करके जो मोदी सरकार है, अमित शाह है, वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश कर रहे हैं और गलत वही इल्ज़ाम जो रिपीटेडली लगता है विपक्ष की तरफ से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो इस नैरेटिव बिल्डिंग में जीत जाएं और वापस जो यहाँ कांटे की टक्कर है उसमें ममता दीदी एक बार फिर से बाजी मार जाए? देखिए, पहले बात की ममता दीदी के साथ जो चीजें पॉजिटिव है कि ममता दीदी का वोट शेयर होता है स्टार्ट 30% से और बीजेपी शुरू होती है 0 से। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए आंकड़ों के हिसाब से कहें, डेटा के हिसाब से कहें तो आउट ऑफ 174 हिंदू का वोट चाहिए उनको। ममता दीदी के साथ ऐसा नहीं है, ममता को 100% मुस्लिम वोट प्लस 100 में से 26 वोट भी आया हिंदुओं का, तो सरकार कंफर्टेबल बन जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस आंकड़े को हम समझ लेते हैं। अब जो ममता दीदी की परेशानी है वो मोदी शाह इस वक्त नहीं है, वो योगी होंगे, क्योंकि योगी जी जैसे आएंगे वो पूर्वी बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो उस पिच पर लेकर के आएंगे, पश्चिम बंगाल को कहेंगे कि भाई पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल नहीं बनने देंगे, पूर्वी बंगाल से तात्पर्य बांग्लादेश से हो जाता है, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से 2 सालों से ये चल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या यह है
कि एक बड़ा बंगाल के अंदर वर्ग है जो मानता है कि टीएमसी के शासनकाल के अंदर बांग्लादेशी मुस्लिम बहुत ज्यादा बसाए गए, वोटर आईडी कार्ड बने, उनको सरकारी नौकरी मिली, बहुत सारी नौकरी, और इन सब में फैसिलिटेट किया गया। अब हम अंबर क्या है ना कि 26 हिंदू का तो वोट चाहिए ना, तो वो पिच पर जैसे जाएंगे, वो बाहर वाला पिच जो उनका फेवरेट पिच हुआ करता था कि यूपी और बिहार वाले बहिर्गत है, फिर ये वाली पिच चली जाएगी। दूसरी बात, बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर और इस सब पे क्या नैरेटिव पकड़ रहा है कि पूर्वी बंगाल से आए हुए लोग जब हावी हो जाएंगे तो बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस्लाम की सत्ता की बात होने लगेगी, विच इज ऑल्सो फेयर। तो उनको डर इस बात का, इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर बंगाल वाला बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर चर्चा किया था, तो टीएमसी ने फ्रंट फुट पे उनको कंडेम करना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरा सवाल है कि उन्होंने तो पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में बात ही नहीं की थी, न ममता न टीएमसी, उन्होंने तो बांग्लादेश को एड्रेस किया था। तो पहली मिस्टेक थी, उस मिस्टेक को कवर अप करने में फिर वो चूकी। उन्होंने बोला कि अच्छा फिर ये बताओ कि कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर कैसे घुसपैठ हो गया, घुसपैठ तो कहीं भी हो सकता है। तो जब भी इस पीच पर ममता बनर्जी आएंगी गलती करेंगी, और भाजपा ममता बनर्जी को दो चीजें, ईडी सीबीआई और इन लोगों का उन्हें खौफ नहीं है, वो यूज करेगी, वो बुरी तरह से यूज करेगी और हर प्रकार से क्रश करने का प्रयास करेगी। सवाल यह है कि इस पोजीशन पर मोदी, अमित शाह और इनके पास प्लान क्या? अब तो इनके पास नए नितिन नवीन जी हैं, बिहार से अध्यक्ष भी है, वो एक बड़ा फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे 1950, 45, 60 इस टाइम में भी बिहार का बहुत बड़ा कायस्थों का वर्ग बंगाल के अंदर पलायन हुआ, शिफ्ट हुआ, परमानेंट अब वो रेसिडेंस रहा, लेकिन वो लेफ्ट का कैडर रहा शुरू से लेके आखिर तक। क्या लेफ्ट का हिंदू कैडर और कांग्रेस का हिंदू कैडर थोड़ा और बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा? जो 40.7% का वोट शेयर का थ्रेशोल्ड है, क्या बीजेपी वो ब्रेक कर देगी? मार्क माय वर्ड, अगर बीजेपी 42% वोट शेयर पर आती है और टीएमसी 43% भी होती है, तब भी भाजपा सरकार बना लेगी। ये मैथमेटिक्स है कंप्लीट, यानी 1% कम वोट शेयर रख करके भी भाजपा सरकार बना लेगी और टीएमसी की सरकार गिर जाएगी और फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इनको 3% का ऐड करना होगा और टीएमसी को 3% नीचे खींचना होगा। क्या ये एसआईआर के बाद होगा? अभी भी हम सबको पूरे, चूंकि कंप्लीट आंकड़ा आया नहीं है, वो तो आते आते पूरा जनवरी भी बीत सकता है, उसके बाद ही हम लोग कंप्लीट बता पाएंगे। लेकिन अभिषेक जी, एसआईआर पे आप यहाँ पर एसआईआर की बात करें, लेकिन कई सारे लोग जो बंगाल में रहते हैं और ग्राउंड पे देखते हैं, और जिस तरह से घुसपैठ ममता दीदी के कार्यकाल में सिस्टमैटिकली हुई है, बांग्लादेश से जो मजदूर आते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं अलग अलग, उनको उठाकर जेल में डाला जाता है, फिर उनका बेल बॉन्ड और ये सब बनता है, फिर उसके आधार पे उनके आईडी कार्ड और ये सब बनना शुरू कर देती है। एक प्रोसेस के तहत ये सारी चीजें चल रही हैं। तो एसआईआर में कितने लोगों को इतना फिल्टर आउट कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या एक एसआईआर काफी है पूरा स्वच्छता अभियान चलाने के लिए वेस्ट बंगाल में खास तौर से? अब देखिए, बंगाल का पहले वही है ना कि बंगाल का पहले एसआईआर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आंकड़े समझे। अभी तक 40 लाख मुस्लिम वोट कटे हैं 58 लाख में से, और 18 लाख हिंदू वोट कटे, वो भी वो जेन्युइन है, वो होगा। शहरों के अंदर ज्यादा वोट कटे हैं, ये भी फैक्टर सही है। अब समस्या ये है कि जो पलायन है वो शहरों के अंदर ज्यादा होता है, गांव के अंदर कम होता है। बंगाल का वैसा ही ये रहा है। प्रॉब्लम यहां पर सबसे बड़ा ये है कि अभी अगर आज बंगाल के अंदर चुनाव हो जाता है तो स्थिति क्या बनेगी, इसके बारे में ना तो कोई सेफोलॉजिस्ट पकड़ पा रहा है ना कुछ। तो आप, और दूसरी बात यह है कि अगर लोकसभा 2024 के आंकड़े को देखेंगे, ठीक है, तो भाजपा 110 के आसपास खड़ी है लोकसभा के अंदर को। तो भाजपा ने अभी कैंपेनिंग शुरू भी नहीं की है प्रॉपर ढंग से। भाजपा की कैंपेनिंग क्या 35 सीट बढ़ा पाएगी, यह बहुत बड़ा बात है।
अब जिस तरह से हम देखते आए हैं कि पिछले कई राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा और फिर लेटेस्ट बिहार, वो आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या जो बीजेपी है वो आंकड़ा छू पाएगी, वेस्ट बंगाल में आपको कितना मुश्किल लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 टर्म से बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है वेस्ट बंगाल में। इस बार काफ़ी सही जगह पर यहाँ पर आके पहुँची है। तो इस बार वो आंकड़ा अचीव किस तरह से कर पाएगी और कितना अभी आपको लग रहा है कि दूर है उस आंकड़े तक पहुँचने में? देखिए, मेरा मानना है कि बीजेपी के लिए अनबीटेबल नहीं है, वो हरा सकती है ममता बनर्जी को, लेकिन 2 शर्तें हैं। एसआईआर प्रॉपर ढंग से हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात वोटिंग प्रॉपर ढंग से हो। ममता बनर्जी के जो ये एसेट आपने देखा कि सियालदह स्टेशन से, हावड़ा स्टेशन से इनलीगल इमिग्रेंट्स भाग रहे हैं, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, अभी मुंबई में किरीट सोमैया ने बड़ा एक्सपोज किया कि किस प्रकार से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना करके उनको बसाए जा रहे हैं। लेट मी टेल यू कि इन सबके वोटर आईडी कार्ड नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे मैं चेयर पे अभी बैठा हूं और इसी रास्ते से आपको वोटिंग के लिए जाना है पोलिंग बूथ पर, तो पोलिंग बूथ वाले रास्ते से तकरीबन 400 मीटर दूर एक टीएमसी का कार्यकर्ता होता है, बोलेगा कि अंबर जैदी तुम लौट जाओ, तुम्हारा वोट हो जाएगा शाम के 5 बजे तक। अब अंबर जैदी वोट नहीं करेगी, लेकिन अंबर जैदी के नाम पर कोई मुस्कान कर सकती है, ठीक है। तो मुस्कान को कराने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसको बुर्का पहना दिया जाएगा, दिखाएगा, वो वही बैठा होता है, वो कर लेता है। ये सिंपल प्रोसेस चलता है। आप सोचो कि अभी ऑलरेडी 58 लाख नाम कट गए, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम इलेक्शन में 85% वोटिंग हो गई थी। अब आप बताओ, ये 58 लाख लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो कैसे 58% वोटिंग 85% वोटिंग हो सकती है? वोटिंग परसेंटेज शुड बी 75 77, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मरे लोग भी जिंदा होते हैं। तो बंगाल में एक कहावत है कि यार 10 मिनट पहले टाइम पे पहुंचता तो काश मैं अपने मरे हुए अब्बू से मिल लेता, ठीक है। तो मेन वो है, अगर इस फेक वोटिंग को रोकने में कामयाब हो गई बीजेपी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, तब ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीतेगी। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए सिर्फ सीआरपीएफ के बदौर नहीं होगा, आपको आपका कैडर होना चाहिए, आपके लोग होने चाहिए जो वहां पे इस प्रकार की कमियों को ना होने दे और रोके। अगर ये कर पाने में बीजेपी कामयाब हो गई, लड़ पाई, तो सरकार बना पाएगी, नहीं तो मुश्किल है। लेकिन कई बार से बीजेपी ने कई सारी चीजें होंगी जो गलतियां की हैं, वो उनसे सीखा होगा। लेकिन अब जो आपने कहा कि बंगाल में जो वोटिंग की प्रक्रिया है, वो बहुत बड़ा सवाल रहता है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ग्राउंड पे जितने बड़े समर्थकों की संख्या ममता दीदी के पास है और जो रेडिकलाइजेशन और ऑफ कोर्स उसके पीछे बड़ी सारी कहानी है, अगर उसमें जाएंगे तो ऐसे में बीजेपी की स्ट्रेटेजी इस बार चुनाव की क्या आपको लगता है कि बदलेगी पिछलों के मुकाबले में? क्योंकि एक तो उनको बंगाल में कैंडिडेट्स अच्छे उतारने पड़ेंगे हर सीट पे और मुस्तैदी से सही वोटिंग भी करवानी पड़ेगी। आपको लगता है कि इस बार बीजेपी बेहतर तैयारी करेगी और ये मुमकिन है खास तौर से मजबूत कैंडिडेट उतारना वेस्ट बंगाल में? नहीं, 2-3 स्ट्रेटजी तो मैं अभी आपको बताऊं, सुनील बंसल जी ने जो अपनाई है। अभी लगभग 20,000 40,000 बूथ पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव और ये सब रख सके, इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और सुनील बंसल जी ऑलरेडी एक्शन में है, और वो इस बार प्रयास कर रहे हैं कि हर बूथ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव और ये सारा चीज बना पाए। बूथ लेवल पर लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो बेटर प्रिपरेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि 100 पर 110 के आसपास बीजेपी ऑलरेडी खड़ी थी लोकसभा 2024 में। यहां से उसे सत्ता के लिए 35 एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, बस, ऐसा नहीं है। और अगर आप लोकसभा 2019, 2021 विधानसभा, 2024 लोकसभा इलेक्शन, इन तीनों के डाटा को एक साथ अगर आप देखिए, तो बीजेपी कभी ना कभी 143 असेंबली इलेक्शन की सीट्स है जहां पर वो बढ़त में रही है। अभी नंदीग्राम में रिसेंट इलेक्शन हुआ, लोकल बॉडी का इलेक्शन था, लेकिन 9 की 9 सीट पर टीएमसी नहीं जीती, बीजेपी जीती। सो विच टेल्स द स्टोरी की एक शिफ्ट है, एक मोमेंटम शिफ्ट है। क्या ये मोमेंटम शिफ्ट विक्ट्री तक पहुंच पाएगा, वो तो हमें देखना पड़ेगा।
अच्छा, अगर ममता दीदी को लेकर अगर बात करते हैं, क्योंकि बड़े लंबे समय से वो वेस्ट बंगाल में सत्ता की कुर्सी पर बैठी हुई हैं। उनके लिए अगर वो जाती हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहेगा, और कई सारे ऐसे मामले रहे जिसमें आर्जिकर हॉस्पिटल वाला केस है। तो आपको लगता है, वैसे भी वेस्ट बंगाल के वोटर्स को बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। क्या ये जो मामले रहे हैं, ये ममता दीदी को वोट ना करने के पीछे इस तरह के मामले बड़ा कारण बन पाएँगे इस बार? ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब आप यही देखिए, ये जो आरजीकर कॉलेज विवाद से लेकर के संदेशखाली, क्या है कि पिछली बार महिलाओं का जबरदस्त वोट मिला था टीएमसी को, ममता बनर्जी को महिलाओं के नाम पर, लेकिन इस बार वो सिचुएशन नहीं है। उसका कारण ये है कि पोस्ट पोल वायलेंस के बाद अत्याचार की कहानियां एक से एक हैं, और वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो वास्तविकता है जो उनका। तो टीएमसी के ऊपर वो विश्वास नहीं, वो टूट गया है। और जो, जैसे कि अब आप देखिए शेख शाहजहां वाला प्रकरण, वो जो पूरा हुआ, तो उसका इंपैक्ट पूरे बंगाल में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिफिकल्ट जोन है। इसीलिए तो ममता बनर्जी, वो अब आप देखिए काली मंदिर बनवा रही है, वो फिर से हिंदुत्व का चोला ओढ़ रही है, फिर वो कह रही है मैं ब्राह्मण हूं, वो सारा नैरेटिव चलने को चालू हो गया है। भाई ये तो हुमायूं कबीर को निकाल दिया पार्टी से, मतलब सस्पेंड कर दिया, बोला ऐसे कैसे बाबरी मस्जिद बना रहे हो, उनका एक विधायक मंदिर बना रहा है। तो ये सब चीज चल रहा है, और इसी बीच वो चेक एंड बैलेंस करना है। लेकिन इसी बीच ये आईपैक वाला भी मामला आ गया, इसको भी चेक एंड बैलेंस करना है। सो आई बिलीव कि अभी हम लोग जब 15 जनवरी के बाद एक और विजिट मेरा वेस्ट बंगाल होना है, उसके बाद मैं आपको एक्चुअल पिक्चर दे पाऊंगा नंबर के साथ। मोस्ट प्रॉब्ली पहला ओपिनियन पोल तो मैं आपके चैनल पर 20-22 जनवरी तक कर दूंगा। डन, नंबर सही दे बात दूंगा, है। नंबर। नंबर्स के साथ बिल्कुल ग्राउंड पे आप जाएँगे तो बेहतर पता लग पाएगा। लेकिन कई सारी ऐसी घटनाएँ रही हैं, और ममता दीदी, अब सवाल ये है कि बड़े चैलेंजेस हैं, एंटी इनकम्बेंसी है बड़ी लंबी, और आईपैक का नया मामला है। ममता दीदी, जैसे आप बोल रहे हैं मंदिर और ये सब, क्या ये चुनावी हिंदू जो बनते हैं, राहुल गांधी भी होते हैं, ममता दीदी भी चुनावी हिंदू, मंदिरों में जाना, जनेऊ पहनना, ये सारी चीज़ें, क्या ये काम करेगा इन सारी पूरे जो इनके कर्मकांड रहे हैं उनको? नहीं करेगा। क्या है ना कि वो टाइम चला गया। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि वो आप भूल जाइए कि वो जो मौलवी का पढ़ाया हुआ मुसलमान है, वो आपको विकास के नाम पर मोदी जी वोट नहीं करता। और जो मुसलमान वोट करते हैं ना, वो एक्चुअली वो पहले से ही आपको करते आ रहे थे भाजपा को, कोई आज नहीं, वो दशकों से कर रहा है। तो वो उनका उनका छोड़ दीजिए। और जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। आप घर दे दो, जमीन दे दो, दिल दे दो, फेफड़ा दे दो, गुर्दा दे दो, कुछ नहीं होना। उसी प्रकार से ममता बनर्जी हिंदू बन जाए, काली माता के चक्कर लगा ले, शिव शंभू भोले बाबा पे जल चढ़ा ले, वो नहीं देंगे वोट। क्योंकि ममता बनर्जी को वो मान चुके हैं कि एंटी हिंदू है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं ये लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई है। बीजेपी, और आज से अगर मुझे आप 3 महीने पहले पूछती ना, मैं कहता बीजेपी यहां है, टीएमसी यहां है। लेकिन आप जब आज मुझे पूछ रही हो, तो बीजेपी और टीएमसी के बीच बहुत कम फासला है, एकदम नेक टू नेक लड़ाई हो रही है। अब इस मोमेंटम को जो लास्ट समय तक लेके चला जाए, तो ये मोमेंटम की अब लड़ाई है। इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस पिच पर ममता बनर्जी को बल्लेबाजी कराई जाएगी, वो उनकी फेवरेट पिच नहीं है। वो सेकुलरिज्म पर बहुत अच्छा ज्ञान दे सकती है, लेकिन जब बंगाली हिंदू बंगाली अस्मिता को पूर्वी बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ेंगे, जैसे मिथुन चक्रवर्ती ने 3 दिन पहले बोला कि काली माता की कसम, पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल नहीं बनने देंगे, ये हर्ट करेगा। जी। ये जो लाइन बीजेपी ने खींची है ना, तो पूरे विपक्षी खेमे को पूरा हिंदुत्ववादी बनने में मजबूर कर दिया। अब राहुल गांधी को भी शिव जी की तस्वीर ले जाकर संसद में पहुंचने में मजबूर कर दिया। कहीं ना कहीं बेचारे हिंदू बनने में मजबूर हो गए, जो बेचारे सेक्युलरिज्म की हर वक्त गाना गाया करते थे। ममता दीदी हुई, राहुल गांधी, सबके सबको हिंदू बनाने पे मजबूर कर दिया। बट बहुत ये गलत बात है, डेमोक्रेसी भी सब हाँ नहीं, डेमोक्रेसी की तो आप लोग हत्यारन हो। अंबर जैदी, यू आर वन ऑफ। आप हाँ। देश में सेकुलरिज्म देखिए। आज 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 की एक घटना है, अयोध्या में बेचारा नमाज पढ़ने जा रहा था मंदिर के अंदर, हम्म। पढ़ते पढ़ते रह गया यार, उसे पुलिस ने बीच में उठा लिया। भारत में आजादी होनी चाहिए, धार्मिक आजादी।
हाँ, हाँ, बिल्कुल मतलब मैं तो कहता कि जन्नत नशीब हो जाते वहीं पे आप वो कर रहे होते, आप गोली चला देती यूपी पुलिस, कम से कम सीधे-सीधे जन्नत नसीब हो जाता। कम से कम जन्नत जाने का तो अधिकार ना छीनो, ये ठीक नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये तस्वीरें इनफैक्ट मैंने भी देखी वो जो आ रही थी खबर लेकिन बड़ी अजीब-सी बात है कि कोई मंदिर में जाने वाला कोई मस्जिद में जाने का नाम भी ले तो मतलब ये कहेगा देखिए ये हिंदुत्ववादी आ गए अपना हिंदुत्व दिखाने के लिए, लेकिन मंदिर में जाके आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो बात अलग है कि वैसे इनको सड़कें भी कम पड़ जाती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। इंटरेस्टिंग काफ़ी होता जा रहा है वेस्ट बंगाल में टीएमसी और इन पर बीजेपी। कुफ्र लागू होगा, कुफ्र, कुफ्र। मुझ पे तो कब से लागू हो गया है। जी, ठीक है। तो अब आप वेस्ट बंगाल का दौरा कीजिएगा और हमें और बेहतर आंकड़े क्या स्थिति है वेस्ट बंगाल की मैं उससे आप 22 जनवरी तक आपको एक्चुअल आंकड़े बता दूँगा और सिर्फ़ आंकड़े नहीं, सवाल-जवाब जो हमारी टीम पूछेगी, उसके जी, बेसिस पर मैं एक-एक कैलकुलेशन और डेटा के साथ आपको बता पाऊँगा। जी, जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आप ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट्स लेकर आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे थैंक यू। साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।